मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दिल को छू लेती है, जो हमें अपनी भाषा, अपने कल्चर और अपने देश के प्रति प्रेम की गहराई का एहसास कराती है। ये कहानी है द लास्ट लेसन, जिसे लिखा है फ्रांसीसी लेखक अल्फोंस दौदे ने। 1840 से 1899 के बीच एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी उपन्यासकार और शॉर्ट स्टोरी लेखक थे। उनकी लेखनी में मानवीय भावनाओं और सामाजिक परिवर्तनों का गहरा चित्रण मिलता है। द लास्ट लेसन की कहानी 1867 और 1871 के फ्रांसो प्रशियन युद्ध के समय की है। आइए अब इस कहानी को मेरी नजर से सुने। मैं हूं फ्रांस, एक छोटा सा स्कूली छात्र जिसके लिए यह दिन जीवन का सबसे यादगार और दुखद दिन बन गया। कहानी शुरू होती है जब उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देर से निकला था। मेरे मन में डर था, डर एक डांट का, क्योंकि हमारे शिक्षक मॉन्सियोर हेमल ने कहा था कि आज वे हमें पार्टिसिपल्स पर सवाल पूछेंगे और मुझे तो इसका एक भी शब्द नहीं आता था। एक पल को मैंने सोचा, क्यों ना स्कूल छोड़कर दिन भर बाहर घूम लूं। मौसम इतना सुहाना था, बाहर गर्मी थी, धूप चमक रही थी, जंगल के किनारे पर चिड़ियां चहचहा रही थीं। 100 मील के पीछे के खुले मैदान में प्रशियन सैनिक अपनी ड्रिल कर रहे थे। ये सब कुछ पार्टिसिपल्स के नियमों से कहीं ज्यादा लुभावना था। लेकिन मैंने हिम्मत की और स्कूल की ओर दौड़ पड़ा। जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो वहां बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी। पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें वहीं से तो आती थीं। हारी हुई लड़ाइयां, ड्राफ्ट के आदेश, कमांडिंग ऑफिसर के फरमान। मैंने बिना रुके सोचा, अब क्या नया हुआ होगा। तभी वहां खड़े लोहार वॉचर ने, जो अपने शागिर्द के साथ बुलेटिन पढ़ रहा था, मुझे पुकारा। इतनी तेजी से मत भाग छोटे, स्कूल तो तुम समय पर पहुंच ही जाओगे। मुझे लगा वह मुझसे मजाक कर रहा है। मैं और तेजी से दौड़ा और बेदम होकर मॉन्सियोर हेमल के छोटे से बगीचे में जा पहुंचा। आमतौर पर स्कूल शुरू होने पर वहां बहुत शोर होता था। डेस्क खुलने बंद होने की आवाजें, बच्चों का एक साथ पाठ दोहराने का शोर और मास्टर की बड़ी रूलर की टेबल पर ठक ठक। लेकिन आज सब कुछ इतना शांत था, जैसे रविवार की सुबह हो। मैंने सोचा था कि इस हंगामे का फायदा उठाकर अपनी सीट तक चुपके से पहुंच जाऊंगा, लेकिन आज सब कुछ बदला बदला सा था। खिड़की से मैंने देखा, मेरे सहपाठी अपनी जगहों पर शांत बैठे थे। मॉन्सियोर हेमल अपनी भयानक लोहे की रूलर लिए इधर उधर टहल रहे थे। मुझे दरवाजा खोलकर सबके सामने अंदर जाना पड़ा। मेरे गाल शर्म से लाल हो गए और डर से दिल धड़क रहा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मॉन्सियोर हेमल ने मुझे देखा और बहुत नरमी से कहा, जल्दी अपनी जगह पर बैठ जाओ छोटे फ्रांस, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। मैं बेंच के ऊपर से कूदा और अपनी डेस्क पर बैठ गया। जब मेरा डर थोड़ा कम हुआ, तब मैंने गौर किया कि मॉन्सियोर हेमल ने अपनी सबसे सुंदर हरी कोट, फ्रिल वाली शर्ट और कढ़ाई वाली काली रेशमी टोपी पहनी थी। यह वह पोशाक थी जो वे केवल निरीक्षण या पुरस्कार समारोह के दिन पहनते थे। पूरा स्कूल अजीब और गंभीर लग रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी मुझे तब हुई जब मैंने पीछे की खाली बेंचों पर गांव के लोगों को देखा। What? बूढ़े हाउजर अपनी तिकोनी टोपी में, पूर्व मेयर, पूर्व पोस्टमास्टर और कई अन्य लोग सब शांत बैठे थे। हाउजर ने एक पुरानी प्राइमर लाई थी जिसके किनारे घिसे हुए थे। वह उसे अपने घुटनों पर खोलकर रखे था और उसके बड़े चश्मे पन्नों पर टिके थे। मैं इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि मॉन्सियोर हेमल अपनी कुर्सी पर चढ़े और उसी गंभीर नरम स्वर में बोले, मेरे बच्चों, ये मेरा आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ।
बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सास और लोरेन के स्कूलों में अब केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। कल नया मास्टर आएगा। ये तुम्हारा आखिरी फ्रांसीसी पाठ है। मैं चाहता हूं कि तुम बहुत ध्यान दो। उनकी इन बातों से मुझे धक्का लगा। ओह, वे नीच लोग। यही खबर थी जो टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर लगाई गई थी। मेरा आखिरी फ्रांसीसी पाठ। मैं तो अभी ठीक से लिखना भी नहीं सीख पाया था। अब मुझे यहीं रुकना होगा। मुझे कितना पछतावा हुआ उन पाठों के लिए जो मैंने नहीं पढ़े, उन दिनों के लिए जब मैं पक्षियों के अंडे ढूंढने या सार नदी पर स्केटिंग करने चला गया। मेरी किताबें जो मुझे बोझ लगती थीं, मेरी व्याकरण, मेरे संतों का इतिहास, वे अब मेरे पुराने दोस्त लग रहे थे जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था। और मॉन्सियोर हेमल, ये सोचकर कि वे जा रहे हैं कि मैं उन्हें फिर कभी नहीं देखूंगा, मैं उनकी रूलर और उनके गुस्सैल स्वभाव को भी भूल गया। बेचारे मॉन्सियोर हेमल। इस आखिरी पाठ के सम्मान में उन्होंने अपनी सबसे अच्छी पोशाक पहनी थी। अब मुझे समझ आया कि गांव के बुजुर्ग वहां क्यों बैठे थे। वे भी पछता रहे थे कि उन्होंने स्कूल में और समय नहीं बिताया। यह उनका अपने मास्टर की 40 साल की निष्ठुर सेवा के लिए धन्यवाद देने का तरीका था और उस देश के प्रति सम्मान दिखाने का जो अब उनका नहीं रहा। जब मैं ये सब सोच रहा था, तभी मेरा नाम पुकारा गया। मेरी बारी थी पार्टिसिपल्स का नियम सुनाने की। मैं क्या नहीं देता कि उस नियम को जोर जोर से बिना गलती के सुना सकूं, लेकिन मैं पहले शब्दों पर ही उलझ गया। मैं अपनी डेस्क पकड़े खड़ा रहा। मेरा दिल धड़क रहा था और मैं सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तब मैंने मॉन्सियोर हिमल को कहते सुना, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं छोटे फ्रांस। तुम्हें काफी बुरा लग रहा होगा। देखो, यही होता है। हम हर दिन कहते हैं, बस मेरे पास बहुत समय है, मैं कल पढ़ लूंगा। और अब देखो हम कहाँ पहुंच गए। यही अल्सास की सबसे बड़ी मुसीबत है। वह हमेशा पढ़ाई को कल पर टाल देती है। अब वे लोग वहां बाहर हमसे कहेंगे, क्या बात है, तुम अपने आप को फ्रांसीसी कहते हो और अपनी भाषा न बोल सकते हो न लिख सकते हो। लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो फ्रांस। हम सबको बहुत कुछ अपने आप को कोसना है। तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी पढ़ाई की उतनी फिक्र नहीं थी। उन्होंने तुम्हें खेतों में या मिलों में काम पर लगाना बेहतर समझा ताकि थोड़ा और पैसा कमा सकें। और मैं भी कम दोषी नहीं। क्या मैंने तुम्हें अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा, बजाय इसके कि तुम पढ़ाई करो? और जब मुझे मछली पकड़ने जाना होता था, क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी? फिर मॉन्सियोर हेमल फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करने लगे। उनकी आवाज में गहरा दर्द और गर्व था। उन्होंने कहा कि यह दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे स्पष्ट, सबसे तार्किक। हमें इसे अपने बीच संजो कर रखना होगा, इसे कभी नहीं भूलना होगा, क्योंकि जब एक कौम गुलाम हो जाती है, तब तक उसकी भाषा उसके पास होती है। वो उसकी जेल की चाबी होती है। फिर उन्होंने एक व्याकरण की किताब खोली और हमें पाठ पढ़ाया। मुझे हैरानी हुई कि मैं कितना अच्छा समझ रहा था। सब कुछ इतना आसान, इतना स्पष्ट लग रहा था। शायद मैंने पहले कभी इतने ध्यान से नहीं सुना था और शायद उन्होंने पहले कभी इतने धैर्य से नहीं समझाया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बेचारे हमें अपना सारा ज्ञान दे देना चाहते थे। एक ही बार में हमारे दिमाग में सब कुछ डाल देना चाहते थे। व्याकरण के बाद हमें लेखन का पाठ मिला। उस दिन मॉन्सियोर हेमल ने हमारे लिए नए कॉपियां लाए थे, जिन पर सुंदर गोल अक्षरों में लिखा था, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। वे कॉपियां स्कूल के कमरे में छोटे छोटे झंडों की तरह लहरा रही थी। हर कोई कितने मन से काम कर रहा था और कितना शांत था। बस पेन की खरखराहट की आवाज आ रही थी। एक बार कुछ भृंग अंदर उड़कर आए, लेकिन किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, यहां तक कि सबसे छोटे बच्चों ने भी नहीं।
वे अपने अक्षरों को मछली के हुक की तरह लिख रहे थे, जैसे कि वो भी फ्रांसीसी हो। छत पर कबूतर धीरे धीरे गुटरगू कर रहे थे। मैंने सोचा, क्या वे इन कबूतरों को भी जर्मन में गाने के लिए मजबूर करेंगे? जब भी मैं अपनी कॉपी से सिर उठाता, मैं मॉन्सियोर हेमल को उनकी कुर्सी पर स्थिर बैठे देखता, जो कभी इस चीज को कभी उस चीज को देख रहे थे, जैसे इस छोटे से स्कूल कमरे की हर चीज को अपनी याद में बांध लेना चाहते हो। सोचिए, 40 साल तक वे उसी जगह पर थे। बाहर उनका बगीचा, सामने उनकी कक्षा, बस डेस्क और बेंचें समय के साथ घिस गई थी। बगीचे के अखरोट के पेड़ ऊंचे हो गए थे और उनके द्वारा लगाई गई हॉप की बेल खिड़कियों से छत तक चढ़ गई थी। ये सब छोड़ने के लिए कितना दुखद रहा होगा। उनकी बहन ऊपर के कमरे में उनके सामान पैक कर रही थी। अगले दिन उन्हें ये देश छोड़कर जाना था, लेकिन उनके पास हिम्मत थी। उन्होंने आखिरी पल तक हर पाठ को सुना। लेखन के बाद हमारा इतिहास का पाठ हुआ। फिर छोटे बच्चों ने अपनी बा, बे, बी, बो, बू की रट लगाई। कमरे के पीछे बूढ़े हाउजर ने अपने चश्मे पहने और अपनी प्राइमर को दोनों हाथों से पकड़कर बच्चों के साथ अक्षर पढ़ने लगे। उनकी आवाज में कंपन था। वे भी रो रहे थे। ये देखकर हमें हंसी भी आ रही थी और रोना भी। अचानक चर्च की घड़ी में 12 बजे। फिर एंजेलस की प्रार्थना की घंटी बजी। उसी समय बाहर प्रशियन सैनिकों के ड्रिल से लौटने की सायरन की आवाज आई। मॉन्सियोर हेमल अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। मैंने उन्हें कभी इतना चिंतित नहीं देखा था। मेरे दोस्तों, मैं लेकिन उनकी आवाज रूंध गई। वे बोल नहीं पाए। फिर उन्होंने ब्लैकबोर्ड की ओर मुड़कर एक चौक लिया और पूरी ताकत से जितना बड़ा हो सका लिखा, वेवला फ्रांस। फिर वे रुक गए, अपना सिर दीवार से टिका लिया और बिना एक शब्द कहे अपने हाथ से हमें इशारा किया। स्कूल खत्म हुआ, तुम लोग घर जा सकते हो। उस दिन का वो आखिरी पाठ मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गया। ये सिर्फ एक पाठ नहीं था, ये हमारी भाषा, हमारी पहचान और हमारे देश के लिए एक अंतिम विदाई थी। मॉन्सियोर हेमल की वो छवि, वो विवला फ्रांस का नारा और वह खामोश इशारा, ये सब मेरे साथ हमेशा रहेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी भाषा और संस्कृति कितनी अनमोल है और इसे खोने का दर्द कितना गहरा होता है।